हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे के क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है, ठीक है। तो उसका 1 लेसन का पार्ट 2 वीडियो यह होने वाला है। तो पार्ट 2 वीडियो में क्या मैंने वहाँ पढ़ा चुका था कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण तक मैंने टॉपिक केवल लिख दिया था और उसका मुझे आज पढ़ाना है, ठीक है। तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है कि जिसमें कि अभिकारक और अभिकारक मैंने वहां पर बता दिया हूं। तो अभिकारक और प्रतिफल, ठीक है, दोनों के बीच क्या हो कि परमाणुओं में अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है। यानी उनके अणुओं में परमाणुओं की संख्या भी समान हो, यानी हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसमें अभिक्रिया मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों में क्या होगा कि अणुओं में परमाणुओं की संख्या क्या होगा, समान होगा, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे में हो जाएगा, यहाँ है कि 2H2O, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या है, हाइड्रोजन 2 है, प्लस में ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो H2 प्लस में O2, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, H2O। और ये क्या है, असंतुलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो इसके लिए ये क्या है, असंतुलित है। तो इसलिए हम लोग यहाँ करेंगे कि 2H2O, ठीक है, और यहाँ पर भी डाल देंगे 2। अब क्यों मैंने 2 यहाँ पर डाला, क्योंकि 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन 2H2 प्लस H2 प्लस में O2, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया। H2 प्लस में O2 बराबर क्या हो जाएगा, 2H2O। मतलब कि हाइड्रोजन 2 है फिर ऑक्सीजन 2 है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ये 2 हो गया, और फिर ये ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ 2 होगा क्योंकि 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। किधर हुआ, मतलब कि जिसमें क्या हो कि अणुओं में परमाणुओं की संख्या समान न हो तो वो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। और साथ ही साथ जो जिसमें परमाणुओं में अणुओं की संख्या समान रहे तो हम लोग कहेंगे कि वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। इन एग्जाम्पल जैसे मैं हाइड्रोजन मैंने यहाँ दिया, तो हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन पहले से दिया हुआ था और प्लस में ऑक्सीजन यहाँ 2 दिया हुआ था। तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बनाएगा, 2H2O बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 था तो हाइड्रोजन 2 मतलब यहाँ पर भी था। फिर ऑक्सीजन को हमें 2 करना है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह है, इनटू का चिन्ह है, तो ये इसी में जुड़ा हुआ है। तो 2 यहाँ पर करेंगे, तो जब 2 हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो जब हम लोग 2 यहाँ करेंगे तो इसमें भी गुणा होगा, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। किधर अब एक क्वेश्चन है कि जो कि हर टाइम एग्जाम में आता रहता है, एग्जाम में आने वाला ही है। तो इसमें होगा कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ठीक है। आखिर क्या कारण है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। मतलब यहाँ है एग्जाम्पल कि H2 प्लस में O2 बराबर हो जाएगा H2, ठीक है, मान लीजिए। तो ये क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो ये क्या है, गलत है, तो ये असंतुलित है। आखिर इसको हम लोग संतुलित क्यों करें, इसके रूप में क्यों लिखे, आखिर वाई, ठीक है, वाई आखिर इसको मतलब इसमें क्यों लिखे। तो इसके पीछे एक कारण है कि ये सारे क्या है, इनके द्रव्यमान की अनुस्वरता के नियम पर यह आधारित होता है। और द्रव्यमान के अनुस्वरता के नियम का आधार है कि मतलब कि उसमें जो द्रव्यमान ना तो मतलब नष्ट होता है और ना ही क्या होता है, नया बनता है। तो इसमें क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो इसमें तो क्या हो रहा है कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एक क्या हो गया, नष्ट हो गया। सो इसको हम लोग इसमें बराबर जाएंगे क्योंकि उस नियम का उल्लंघन हमें नहीं करना है। किधर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इनको बराबर करेंगे। तो हम क्लियर कर दिए इस क्वेश्चन को कि आखिर समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक, आगे कि रासायनिक समीकरण को कितने नियमों द्वारा संतुलित किया जाता है। पहला कि अनुमान विधि द्वारा संतुलन किया जाता है, जो कि आसानी है, मतलब बहुत ही आसानी है उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ एक और इसके अलावा जो नियम बचता है उसको हम लोग कहते हैं दूसरा नियम, ठीक है। तो इन दोनों नियमों में क्या अंतर है कि पहला जो है हम लोग 10th क्लास में पहला ही नियम को पढ़ना है, दूसरा नियम के बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। और पहला नियम में क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि पहले तो हम लोगों को करना क्या होता है कि कोई भी एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे मैं इसको ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो H2 प्लस में O2 अभिक्रिया किए तो क्या बनेगा, H2O, ठीक है। तो पहले हमको इस किस विधि द्वारा इसमें संतुलन करना है,
तो हमें अनुमान विधि द्वारा संतुलन करना है। तो अनुमान विधि द्वारा से कैसे संतुलन करेंगे, तो पहले तो इसको गिनेंगे कि हाइड्रोजन क्या है, 2 है, साथ ही साथ यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम लोग संतुलन करने के लिए पहले इसको गिनेंगे कि कितना कितना है, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसे गुणांक का प्रयोग करेंगे, यानी एक ऐसे गुणा वाले चिन्हों को प्रयोग करेंगे जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ 2 लिख देंगे तो ये क्या होगा, संतुलन हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 ही यहाँ रहेगा क्योंकि ये प्लस के साइन से अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ इंटू का साइन है यानी कोई साइन नहीं है, तो ये एक ही में है, तो ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। किधर मतलब संतुलन इसको अनुमान विधि द्वारा इस प्रकार से करना है कि पहले तो गिननी ही है इसकी परमाणुओं में अणुओं की संख्या और साथ ही साथ एक गुणांक का प्रयोग करना है जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक। और दूसरा नियम को इसमें नहीं पढ़ना है 10th क्लास में, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को आप लोग रिवाइज कर दीजिएगा क्योंकि ये सब आता रहता है एक एक नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक है। ठीक है, अब रासायनिक अभिकरण के से आखिर क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं हमें, आखिर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो क्या हम लोगों को ऐसा संकेत मिलता है, मतलब क्या उनसे फायदा होता है या क्या उनसे हमें कुछ नया चीज सीखने को मिलता है, इसके बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया से मिलने वाली सूचनाएं पहला क्या है कि हम लोग इसके परमाणुओं में अणुओं की संख्या को जान लेते हैं, यानी इन दोनों में अणुओं की संख्या को जान लेते हैं, ठीक है। मतलब इनमें अणुओं की संख्या मैं लाइन बाय लाइन बता दे रहा हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होता है, संकेत एवं सूत्रों का पहले जानकारी मिल जाता है, यानी कि इनके हाँ, तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया हो रहा है तो उससे सूचनाएं क्या मिलती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया से मोटा मोटी तौर पर क्या क्या देखने को हमें नया चीज मिलता है, तो उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है कि हमें संकेत एवं सूत्रों का इसमें पता चलता है, यानी रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखते हैं अभिक्रिया को समीकरण के रूप में तो हमें पहले तो इनके सूत्रों का पता चलता है कि हाइड्रोजन को हम लोग H के रूप में दर्शाते हैं या H2 के रूप में दर्शाते हैं, क्लियर। ऑक्सीजन को हम लोग O से दर्शाते हैं, इनके सूत्रों का पता चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या मिलता है कि यह अभिक्रिया कौन कौन से पदार्थ इसमें इस अभिक्रिया में मतलब भाग दे रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं, ये भी हमें संकेत बता देता है। मतलब कि इस समीकरण से पता चलता है कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन भाग दे रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भाग दे रहा है और ये दोनों बनकर क्या कर रहे हैं कि जल बना रहे हैं, यानी ये किस चीज का उपयोग हो रहा है अभिक्रिया में, कौन भाग दे रहा है और क्या चीज नया में बन रही है, इसके बारे में है ये बताता है। साथ ही साथ क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, निर्मित प्रतिफलों के परमाणु, यानी परमाणुओं में अणुओं की संख्या का पता चलता है। ये अणुओं की संख्या का पता चलता है कि ये 2 है या मतलब हाइड्रोजन कितना इसमें यूज हो रहा है, 2 हो रहा है 4 हो रहा है, ये बताता है। साथ ही साथ क्या बताता है कि प्रतिफल में कितने अणु का निर्माण हो रहा है, ये भी बताता है, किधर। और ये बताता है कि इन दोनों में कितनी अनुपात की दृष्टि से कितने द्रव्यमान इसमें खर्चे हो रहे हैं, यानी ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के कितना केजी है या कितना ग्राम है, ऐसा ही ये बताता है। और साथ ही साथ इनके क्या होता है, अनुपात दर्शाता है कि हाइड्रोजन की कितनी मात्रा हुई और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा हुई, यानी 1 किलो है तो ये अनुपात में दर्शाता है, यानी पॉइंट में दर्शाता है कि 1 kg ये हो गया और पॉइंट यानी अनुपात दे देगा और 1 kg ये हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनके अनुपात के बारे में दर्शाता है, इनके और इनके दोनों के, ठीक है। एक और क्या काम करता है, क्या इससे मतलब सूचना मिलती है कि जब ये गैस है, ठीक है, ये गैस है तो गैस के आयतन की दृष्टि से किसमें ये हो रहा है, ये भी ये रासायनिक अभिक्रिया बता देता है। मतलब कि ये मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस किस मतलब गैसीय आयतन के रूप में किस में है निहित है, तो वो ये बता देता है। अब है कि रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण से उपयोग से लाभ क्या है, मतलब रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है।
आखिर हम लोग पहला तो अब क्या हो गया कि पहले हम लोग हाइड्रोजन को हिंदी में लिखेंगे जो एकदम बड़ा के, ठीक है। तो जब हम लोग इसको बड़ा रूप में लिखेंगे तो इससे कागज की खपत मतलब खपत ज्यादा होगी। जब हम लोग इसके समीकरण के रूप में लिखेंगे एकदम छोटा सा लाइन में, तो इससे क्या होगा कि एकदम कम जगह खर्च होगा, तो कागज बचेंगी। मतलब ये दो तीन हो गया, साथ ही साथ समय भी बचत होगा, ठीक है। इंक विंक मतलब जो भी बचा लीजिए इतना में बच सकता है, ठीक है। तो बच जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि सभी विश्वों में एक ही ये संकेत और सूत्रों का उपयोग होता है, यानी हाइड्रोजन का H2 पूरे दुनिया में बोला जाता है, ठीक है, पूरे विश्व में बोला जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों को ऐसी समीकरण यानी यहाँ बुक छपकर अगर कहीं और चला जाता है तो वहां के वैज्ञानिकों को ये सारी बातें समझने में दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। ये लाभ हो गया। और तीसरा लाभ क्या हो जाएगा कि हाँ, और ये पता चलता है कि निश्चित एक मतलब मान लीजिए हमें 2 किलो जल बनाना है, 2 किलो जल, तो हम लोग कितने कितने हाइड्रोजन लेंगे और कितने कितने ऑक्सीजन लेंगे, इनके बारे में बता देता है। रासायनिक समीकरण से ये लाभ है कि हम लोग इसको अगर 2 किलो जल बनाना हो यानी 2 किलो थिंग्स बनाना हो, तो हम लोग कितने कितने अभिकारक के थिंग्स लेंगे और कितने कितने अभिकारक के थिंग्स को अभिक्रिया करवाएंगे तो कितने प्रतिफल के थिंग्स बनेंगे। किधर मतलब कि यह बताता है कि कितना मतलब बनाने के लिए हम लोगों को कितना अभिकारक के लिए अभिकारकों को देना पड़ेगा, ये चीज बताता है। साथ ही साथ आयतन की दृष्टि से क्या होगा ये बताता है, मतलब और ये बताता है मतलब क्या बताता है कि कागज वागज का बचाता है, कागज बचता है, समय बचता है, जो बहुत ज्यादा चीज बचता है। और उसके बाद वैज्ञानिक लोग जैसे हम हैं, ठीक है, मतलब हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अभी बने हुए नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग जैसे हैं तो वे लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज में कैसे ले सकते हैं, तो इसको सभी विश्व में एक ही जैसा चीज होता है। तो यहाँ अगर कोई साइंटिस्ट लिख दिया केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ भी, तो उसको दूसरा साइंटिस्ट दूसरे देश का साइंटिस्ट समझ सकता है एकदम आसानी से, क्योंकि एक ही सूत्र का उपयोग होता है। लाभ हो गया। अब पढ़ देते हैं थोड़ा सा हानि। तो रासायनिक समीकरण के बनाने से सीमाएं क्या है यानी डिमेरिट्स क्या है, हानि क्या है, तो उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो इससे हानि क्या है कि पहला बात तो इसकी अवस्था के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं कि आखिर ये जो प्रतिफल बन रहा है यहाँ जल बन रहा है, ठीक है। तो जल बन रहा है तो हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि ये द्रव है या फिर ठोस है, गैसीय है, एनीवे कुछ भी, ठीक है। तो इनकी अवस्था के बारे में हम लोग पहले तो नहीं जान पाते हैं इस समीकरण के दिखने से। तो इसके लिए मतलब इसको उपयोगी बनाने के लिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, एकदम विस्तार से पढ़ने दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें कौन सी ऊष्मा की अवशोषित हो रही है, मतलब उनकी जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। यानी मैंने आगे जो पढ़ाया है कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। यानी ऊष्मा शोषी का अर्थ है कि हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं ऊष्मा सोखी। तो ऊष्मा कोई भी चूना के अंदर जब पानी डालते हैं तो ये ऊष्मा देता है यानी गर्मी देता है, और इसको हाथ रखते हैं तो वो जल जा रहा है, ठीक है। तो वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया। तो इसकी जानकारी जो होता है इससे नहीं पता चलता है। साथ ही साथ अगर इस अभिक्रिया में ठंडा महसूस होता है या ऊष्मा सोखी अभिक्रिया होता है तो उसकी भी जानकारी इस समीकरण से नहीं हो पाता है, ठीक। 3 नंबर है कि इससे यह नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया में किन दशाओं, यानी ये नहीं पता चलता है। इससे क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये किस चीज में बन रहा है, यानी हवा में खुले तौर पर बनाया जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फेंटकर जल, या फिर इसको आसमान में बनाया, मतलब इसको क्या ठोस वायु में बनाया जा रहा है, दाब में बनाया जा रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस को लड़ा के एकदम दबाया जा रहा है कि शीशा में बंद करके, इससे बन रहा है, या मतलब कुछ भी, ठीक है। मतलब दाब में बन रहा है, ताप में बन रहा है, यानी गर्मी में इसको बनाया जा रहा है, ऐसा मतलब जानकारी नहीं मिल पाता है। यानी इसकी क्या है कि कोई चीजें होती हैं तो ये आग से जलाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैस को ऑक्सीजन बना रहे, जल बना रहे हैं, या फिर उसको दाब ताप करवा के मतलब बनाया जा रहा है, मतलब एनीवे कुछ भी करके अगर बनाया जा रहा है तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है। 4 नंबर हो गया कि रासायनिक समीकरण वेग के संदर्भ में मतलब कोई जानकारी नहीं देता है। वेग आप लोग समझते होंगे, में कोई जानकारी नहीं देता है, यानी कि वेग इसका कितना है उसकी बारे में ये जानकारी नहीं देता है। साथ ही साथ
ये अभिक्रिया विस्फोट के साथ हो रहा है, यानी वियोजन अभिक्रिया है या नहीं है। वियोजन अभिक्रिया आगे मैं समझाने वाला हूँ। यानी विस्फोट के साथ, जैसे ये हाइड्रोजन, या मान लीजिए मेरा घर हो गया, ठीक है, हाउस, होम, एनीवे, ठीक है। अगर इसमें मतलब होम की जगह आप लोग कोई थिंग्स लीजिए, जैसे बटर हो गया, मक्खन हो गया, तो मान लीजिए मक्खन या दही, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ये क्या हो रहा है, विस्फोट, यानी कुछ डालने से ये फट जा रहा है, और फटने के बाद ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जा रहा है। जैसे अगर घर है तो घर टूटने के बाद ईंटों में विखंडन हो जाता है, ईटा 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 अलग हो जाता है, या फिर हम लोग उसी से उसको बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये जो है हम लोग नहीं जान पाते हैं कि ये विखंडन से हुआ है या नहीं हुआ है। विस्फोट यानी बम, यानी माइंस लगाकर किया गया है या नहीं किया है, ये नहीं हमें पता चलता है, ठीक है। साथ ही साथ समीकरण यह नहीं जानकारी देता है कि अभिक्रिया में कितनी मात्राएं खर्च हुई है, ठीक है, कितनी मात्राएं खर्च हुआ है। ऐसे तो मतलब ये बता दे रहा है, लेकिन फिर भी इसकी एक हानि के रूप में दिया जाता है कि कितनी मात्राएं इसकी निर्माण में, मतलब 2 किलो जल में कितनी कितनी मात्राएं का यूज हो रहा है, ये जानकारी नहीं देता है हानि में, लेकिन रियल मायने में देता है। तो इसको उपयोगी बनाना कैसे है उसके बारे में, तो पहला उपयोगी हो जाएगा, उपयोगी अब बनाना है, यानी वो उनकी हानियों के रहने के बावजूद भी उन हानियों को हम लोग कैसे पहचाने उसके बारे में। तो उनको करने के लिए क्या होता है कि भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे मिलेगी, यानी पहले इनकी डिमेरिट्स थी कि भौतिक अवस्थाएं के बारे में हम लोगों को क्लियर नहीं समझ में आ रहा था। तो भौतिक अवस्था को समझने के लिए हम लोग उसके कुछ संकेत को देते हैं, यानी इंग्लिश संकेत को। जैसे सोलिड है, यानी सोलिड यानी ठोस, ठीक है। ठोस इंटर में हम लोगों को पढ़ना है कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, ठीक है। तो उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले यहाँ। तो ठोस, ठीक है, यानी जो भौतिक अवस्था है उसकी जानकारी के लिए, उपयोगी बनाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ये जो रहा है मतलब क्या है कि ठोस है, द्रव है, यानी इनके संकेतों को लिख देते हैं। जैसे O2 क्या है, गैस है, तो इनको हम लोग यहाँ G लिख देंगे। साथ ही ये हाइड्रोजन क्या है, G है, गैस लिख देंगे। ये क्या है, जल है, यानी जलीय विलयन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा, एक क्यू, ठीक है। तो इनको और अच्छे से पढ़ने के लिए क्या कीजिएगा, बुक को पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना सा है, इतनू सी, ठीक है। तो बहुत सारे ज्यादा कम है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं चाहिएगा तो उनकी भौतिक अवस्था को दूर करने के लिए हम लोग उनके कुछ संकेतों को लिख देते हैं, ठीक है। संकेतों उनके कुछ संकेतों को लिख देते हैं। और दूसरा में हो गया कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो अगर ऊष्माक्षेपी रहेगा तो या तो इधर हम लोग लिख देंगे प्लस में ऊष्मा, या तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्लस में ऊष्मा। तो मैं आगे बता रहा हूं इनको। हाँ, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगा तो क्या हम लोग दाईं ओर दिखेंगे, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया हो तो हम लोग दाईं ओर दिखेंगे कि प्लस में ऊष्मा, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं 2H2 प्लस में O2 बराबर में बन रहा है 2H2O। तो अगर हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगा, यानी ऊष्मा को दिखाने वाला रहेगा, यानी गर्मी जो है, जैसे चूल्हा का ये आइकन हो गया, तो ये चूल्हा का आइकन में जो गर्मी है वो क्या होगा कि गर्मी को अगर बताना हो कि हाँ ये इसमें इस अभिक्रिया में गर्मी हो रहा है, मतलब मोटा मोटी तौर पर इस अभिक्रिया में गर्मी नहीं होता है, लेकिन अगर गर्मी हो तो हम लोग उसको इधर लिखेंगे, यानी गर्मी उत्पन्न हो। जैसे चूना के अंदर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर H2O मिला देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि गर्मी मिलता है, तो उस गर्मी को हम लोग लिखेंगे अभिकारक के साथ यहाँ पर प्लस में ऊष्मा, ठीक है। मतलब क्या जिधर निकलेगा उधर हम लोग लिख देंगे प्लस ऊष्मा। मतलब ये यहाँ से गर्मी निकलेगा तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, शायद इंक डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब गर्मी निकलेगा तो कहाँ अलग जगह जाएगा, तो मान लीजिए कि अभिकार प्रतिफल की ओर चला जाएगा। अगर उस बात सोखी अभिक्रिया हो तो बाईं ओर चला जाएगा, यानी ये अपने अंदर ही सोख देगा, ठीक है, अपने अंदर ही ऊष्मा को सोख देगा, यानी इधर नहीं जाने देगा, तो वो ऊष्मा सोखी अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्लस ऊष्मा करके समझ लेते हैं। अब गैस निकल रहा है, मान लीजिए कि गैस कोई निकल रहा हो, तो हम लोग उसकी जानकारी कैसे पता करेंगे कि इस अभिक्रिया के अंदर गैस है, तो गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो गैस निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, यानी गैस हुआ, गैस उड़ गया, ठीक है। मतलब कोई अभिक्रिया में गैस हो रहा हो, यानी जैसे हम लोग क्या देंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालेंगे, यानी H2SO तेजाब में
तेजाब में क्या डालेंगे, जिंक डाल देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में, बैटरी वाला अम्ल में जस्ता डाल देंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस क्या रुकने वाला है, हाइड्रोजन गैस तो रुकेगा नहीं, तो उसको हम लोग उड़ा देंगे, यानी यहाँ से ऐसे कर देंगे कि भाई चल गए, ठीक है, मतलब भाभी को कोई दे गया, ऐसे हम लोग बोल देंगे, तो ऐसे चला जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई ठोस वाला चीज हो, उसमें अच्छे क्या हो कि अवक्षेप बन जाता हो, तो अवक्षेप के लिए क्या मतलब यहीं पर रह गया है, भारी है तो इसलिए मतलब नहीं जाएगा, ठीक है, तो उनको हम लोग नीचे रख देंगे। जैसे हम मान लीजिए किसी के शादी हुआ हो, भाभी हूँ आपकी, तो आप लोग मजाक में इसको तो जल्दी ही याद कर सकते हैं कि अगर गैस रहे मतलब वो पत्नी है, तो इधर उधर कर रही, मतलब इधर उधर चली जाएंगी, मतलब ठीक है, तो वो क्या है जाने वाली, यानी उसमें वो एक गैस है और इधर उधर कहीं भी चले जा रही है। साथ ही साथ अगर मोटी है तो फिर भैया तो वो थोड़ा भारी है, तो वो क्या नीचे ही रह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, मतलब वो और शेप के रूप में हम लोग, मैं ये नहीं कि मजाक उड़ाने के लिए बता रहा हूँ ऐसा, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और याद भी कर दें आप लोग जस्ट इसी मूवमेंट में, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कोई गैस होगी तो गैस उसमें जो है गैस है टिकेगा नहीं, उड़ जाएगा, और वही जब ठोस पदार्थ बन जाएगा और शेप के रूप में बन जाएगा, तो उस जो है बाहर निकल जाएगा और उसको हम लोग इस संकेत के माध्यम से दर्शा देंगे, मतलब ठीक है, शायद आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। हाँ, अब ये जो किस दाब ताप मैंने वहाँ डिमेरिट्स थी कि किस दाब ताप में ये बन रही हैं, तो उसकी जानकारी हम लोग इस प्रकार से देते हैं कि यहाँ हम लोग कुछ लिख देंगे, यानी अगर ये मान लीजिए गैस में हुई, आग में हुआ हो, ठीक है, या दाब में हुआ हो, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे दाब, या फिर ताप में हो तो यहाँ लिख देंगे ताप, यानी गर्मी, या तो फिर हम लोग ऐसे ताप के लिए ऐसा दे देंगे, यानी सन आइकन दे देंगे कि यहाँ गैस रखा हुआ है, इसके नीचे देंगे, सॉरी इसके नीचे यहाँ पर दे देंगे, मतलब ये अगर आइकन दे दिए तो हमें दिखना नहीं है कि ताप हो रहा है, ठीक है, तो इसकी ऐसे जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर उत्क्रमणीयता हो, यानी रिवर्सिबल हो, ठीक है, रिवर्सिबल हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डाटा का आइकन दे देते हैं, यानी ये तो आप लोग का प्रिय चीज है, तो डाटा का आइकन दे दिए हैं, तो उस डाटा के आइकन को हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर इसमें उत्क्रमणीयता हो यानी फेरबदल होता हो, तो उसको हम लोग ऐसे देंगे, डाटा की आइकन के रूप में, साथ ही साथ ऐसे, सॉरी ठीक है, ऐसे डाटा की आइकन के रूप में हम लोग दे देंगे। मैंने यहाँ होच पुच कर रखा है ना, ठीक है, खत्म होगा तो आप थोड़ा अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब क्या है कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उसको मैं अगले क्लास में पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 3 वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर तो जरूर ही कीजिए, लाइक कीजिए या नहीं कीजिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा वीडियो फैले, और साथ ही साथ इस आप लोगों के प्यारा काला चाय को, मतलब आपके भाई को क्या हो कि थोड़ा सा प्रमोशन मिले, ठीक है, मतलब प्रमोशन मिले यानी हम मोटिवेट हों, ठीक है, ना कि हम लोगों को पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे केवल पढ़ाना है, और साथ ही साथ मैं क्या हूँ कि बस मोटिवेट हूँ, ताकि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आपको पढ़ाकर आपकी मतलब आपको और ऊपर पहुँचा सकूँ। साथ ही में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं भी क्या कर सकूँ कि कम्पिटिट कर सकूँ किसी और से, ठीक है। और साथ ही साथ 10th क्लास की जब हाई लेवल में कर सकता हूँ, तो 10th क्लास की बहुत सारी मार्क्स जो होती हैं, मतलब 10th क्लास में अगर आपकी 90% एबव है, ठीक है, 90% या फिर 98% मान लीजिए अगर है, अभी तो रिकॉर्ड नहीं बना हुआ है बिहार बोर्ड में, सॉरी बिहार बोर्ड में जो है अभी रिकॉर्ड नहीं बना हुआ है 98% का, तो मैं ये 2022 में बोल रहा हूँ, तो 2023 में अगर शायद ही बन जाए, शायद ही नहीं बन ही सकता है, तो 98% अगर आप लोग का आ गया और बाकी सबका भले ही हो आपसे नीचे हो, तो आप अगर किसी नौकरी में या जॉब आपका लक्ष्य है तो जॉब में अगर फार्म भर दीजिएगा, तो उसमें अगर आप कम भी करते हो ना तो आपको उठा देगा, मतलब आपको उस नौकरी में भर देगा। लेकिन वहीं जब आप नॉर्मली मार्क्स लेकर आए हो 60% 65%, तो उसमें अगर आप अच्छा बहुत अच्छा भी करते हो ना, तो वो आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी एक रूल होती है कि इतने परसेंट वाले के ऊपर वाले को लोगों को उठाना है, यानी कि हम लोगों का ये बेस है, यानी पिलर है। क्या करना है कि हम लोग अगर 10th क्लास में अच्छा नंबर ला दिए तो हमारी तो जॉब एकदम पक्की है, ठीक है। और साथ ही साथ ये ना सोचिएगा कि मतलब जैसे आसमान में क्या है, बिना पिलर के खड़ा हुआ है, मतलब बिना पिलर के आसमान है, टंगा हुआ है, तो ये ना सोचिएगा कि बिना पढ़े ही मतलब क्या हो कि हम लोगों का 10th में कम भी नंबर आए तो मेरा हम लोगों को चल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी का कम आया है तो वो अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं पाते, ठीक है,
अगर वो कम राय भी हैं तो वो नौकरी में अप्लाई कर कर अपने पूरे बेस्ट को दें, यानी 100% बेस्ट दें, जितना हो सकता है उतना करें और वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि इन लोगों का, यानी जितना ज़्यादा करेंगे आप 10th में, जो अभी आने वाले भविष्य में 10th के क्लास के 2023 के लिए एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ही बेस्ट है। और साथ ही साथ देखते रहिए कि जितना ज़्यादा नंबर आएगा नौकरी तो अवश्य ही मिलेगा। सो वीडियो को शेयर कीजिए।